एवरीवन, आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं 1 जुलाई से। 1 जुलाई को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमें मिले थे वो हमने सारे सॉल्व किए थे, और आज 2 जुलाई है और इसमें भी हमको जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मिले हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। टोटली जो डाटा है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है बट टाइप सेम है, कुछ क्वेश्चन तो सेम मिल गए हैं तो उनको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 जुलाई में जितने भी शिफ्ट हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी मिल गए हैं, मतलब कि मिक्सचर एलिगेशन है या और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट पूछे गए हैं। 1 जुलाई को थोड़ा पेपर इजी था, आज के पेपर में कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो सारी चीज़ें पूछी गई हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ 2 जुलाई। और इसमें ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग 11 जुलाई तक एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब जो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक पैटर्न जो है और टॉपिक्स आपके 1-2 दिन के एग्ज़ाम में पूरा पता चल जाता है कि एग्जामिनर ने किस तरह के क्वेश्चन सेट किए हैं। तो मैथ्स के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले एक बात ये समझ लीजिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट हर बार आया है, ठीक है। कल की क्लास में भी डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने बताया कि कौन कौन सा आया है, वो वाला प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की जो डिविजिबिलिटी है उसमें 3 की आई है और 8 की आई है, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा ऑप्शन 8 से डिविजिबल है, या फिर ऐसा भी दे सकते हैं कि कोई मिसिंग नंबर दे दें या स्टार दे दें, पूछ लें कि अगर ये वैल्यू 3 से डिवाइड होती है तो स्टार की वैल्यू बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जरूर करके जाइए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का है। मैं अभी भी बता रही हूँ कि डाटा जो है वो थोड़ा चेंज हो सकता है बट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। और इसमें देखिए a = 60, b = 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको। और इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू 60 हो गई और b की 30 हो गई, और प्लस cos a - b मतलब 60 - 30, सो दैट विल बी इक्वल टू sin 90 प्लस cos 30 डिग्री। sin 90 1 होता है और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। मीन्स अगर हम 2 LCM ले लेंगे तो 2 + √3 मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट आ रहा है कि एक्सपेंड करिए sin a + b, मतलब ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं। तो ये होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। और cos a - b का फॉर्मूला, cos a - b भी पूछ सकते हैं, तो क्या होगा cos a cos b प्लस sin a sin b, मतलब ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर। देखिए, sin a - b अगर पूछा जाता तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाता, ठीक है, और अगर यहाँ प्लस पूछा जाता तो यहाँ पर माइनस हो जाता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये, देखिए इसमें एडवांस मैथ्स में सर्कल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं, तो उसको भी अभी हमें जो क्वेश्चन मिल गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेजे, और आपके ही वजह से हम आप क्वेश्चन बना पाए हैं और आप तक पहुँचा पाए हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए रेडियस ऑफ सेक्टर दिया। सेक्टर क्या होता है, ये सेक्टर है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए ये सर्कल है और ये सेक्टर हो गया, तो इसी पोर्शन को हम अगर ये हटा दें तो ये बन गया सेक्टर, ठीक है। अब इस सेक्टर में जो ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री है और रेडियस इसकी 4 है, ठीक है। इसका एरिया पूछा गया है, ठीक, एरिया पूछा गया है। और इसमें फिर लेंथ भी पूछी जा सकती है या पेरीमीटर भी पूछा जा सकता है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है,
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू हम लगा देंगे 45। तो पाई आर स्क्वायर, आर आपका 4 दे रखा है, 4 स्क्वायर इंटू थीटा मतलब 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, और पाई की वैल्यू आप लगा दीजिएगा और इसे सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। मतलब वो तो आ गया, यानी पाई की वैल्यू भी 22/7 लगा दें तो 4 4 16 हो गया इंटू 45/360। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो उसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसके आर की लेंथ क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, तो ये L = होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। सेम वैल्यूज पे लगा दीजिए और आंसर आपका निकल आएगा। यानी पाई हो गया 22/7, आर इज 4 और इंटू थीटा इज 45 डिग्री अपॉन 180 डिग्री। यानी इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि पेरीमीटर पूछा जाए। तो पेरीमीटर क्या होता है, ये वाली लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, और ये भी 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी में अगर हम 4 + 4 यानी 8 ऐड कर दें इसी में, इसको सॉल्व करके, तो वो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर बन जाएगा इसका। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 7:4 एंड प्रोडक्ट इज 1372। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आया है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, मे बी क्या सम दे दें या स्क्वायर करके सम दे दें, तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो फादर और सन का जो रेशियो दिया है, फादर सपोज 7x है और सन हो गया 4x। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 7x × 4x = 1372 गिवन है। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स। तो पहले तो हम इनकी प्रेजेंट एज निकाल लें और उसके बाद 8 ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, तो अभी ये दोनों x स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वल टू 1372 अपॉन 7 × 4 यहाँ कर देंगे, ये दोनों वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करें पहले, तो ये कट हो जाएगा, 2 से कट कर लीजिए या 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से कट कर रहे हैं, 2 × 12, 2 8 16, 2 × 12। ठीक है, फिर 2 से कट कर दीजिए, 2 3 6, 2 4 2 3 6, और 7 से कट हो जाएगा, 7 4 28, 7 9 63। ठीक है, तो x = हो गया √49, मतलब x की वैल्यू आ गई 7। क्लियर, अब ये 7 उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो फादर की कितनी एज आ जाएगी, 7 × ये 7 × 7 यानी 49, और सन की एज आ जाएगी 4 × 7 यानी 28। ठीक है, ये तो हो गई प्रेजेंट एज। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स। दोनों में 8 जोड़ दीजिए। तो आफ्टर 8 ईयर्स मैं पूरा सॉल्व करी ताकि समझ में आए। आफ्टर 8 ईयर्स = फादर अपॉन सन का रेशियो एक्चुअली पूछा है, तो 49 में 8 जोड़ देंगे और 28 में 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 8 16 और 1 17 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 8 8 16, 2 और 1 3 36 हो गया। ठीक है, 7 5 12 यानी 3 से कट जाएगा ये, 3 1 कम 3, 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 3 6, 3 दूनी 6, यानी 19:12 इसका रेशियो हो गया फादर एंड सन का। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर जो 5 आया है वो सिंपल इंटरेस्ट का थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए इसमें क्या कह रहा है। इफ सिंपल इंटरेस्ट रुपीज के एट द रेट ऑफ r⁻1/2% फॉर n years and rupees L at the rate of this for rupees for n square years are same। मतलब कि अभी तक जो क्वेश्चंस आते थे उसमें वैल्यूज गिवन होती थी, p कुछ दिया होता था, रेट कुछ दिया होता था, तो वो वैल्यूज नंबर्स में दी होती थी सारी।
ठीक है, यहाँ पर जो है वो NL के इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल्स। ठीक है, पहले तो हम ये देख लें कि हमें गिवन क्या क्या। देखिए प्रिंसिपल तो दिया है K, ठीक है, रेट आपको ये दे दिया, ये भी लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। दोनों के जो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। तो SI इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला PRT/100, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, P1/P2, और P क्या है आपका K, यानी K/L, ये निकालना है आपको, ठीक है। अब दोनों के रेशियो इक्वल है। अब PRT तो P आपका हो गया K, R मीन्स हो गया R की पावर 1/2, टाइम हो गया N अपॉन 100। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, तो नहीं भी लिखेंगे तब भी ठीक है, लेकिन हम आप समझा रहे हैं इसलिए लिख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले भी दिया उसके बाद में कट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो P है वो L है, R है R की पावर 3/2 इंटू टाइम यहाँ पर दिया है N² अपॉन 100। देखिए 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसमें काफ़ी कुछ कटेगा। देखिए आपको निकालना है K/L, तो इसको इसके नीचे ले आएंगे। K/L इज इक्वल टू R की पावर 3/2 इंटू N² अपॉन ये वैल्यू कर लें R की पावर 1/2 इंटू N। देखिए एक N से एक N ये कैंसिल हो गया, और जब ये ऊपर जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा R की पावर 3/2 माइनस, देखिए डिवाइड में पावर है ये है तो माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे इंटू N बच जाएगा। दैट मीन्स कितना होगा, और अपॉन 1, क्योंकि ये चीज़ ऊपर चली गई सारी तो नीचे 1 ही बचेगा, और इसमें 3 में से इसको माइनस किया तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3 - 1, यानी कि 2/2 मीन्स केवल 1 बचेगा। तो RN/1 मीन्स रेशियो कितना हो गया, RN/1। क्लियर, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आज के पेपर में क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफरेंट आए हैं और कुछ कैलकुलेटिव भी आए हैं, ठीक है। जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, अगर आपको आता भी है तब भी उसको आप छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है इतना, ठीक है, रेडियस दे रखा है ये, तो फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक। सिलेंड्रिकल टैंक है तो एक सिलेंडर बना लिया, ये टैंक बन गया, और इसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 8316 मीटर क्यूब, और रेडियस इसका दे रखा है ये 21/2 मीटर, ठीक है। डेप्थ निकालनी है, मतलब ये चीज़ निकालनी है, यानी हाइट निकालनी पड़ेगी इसकी। क्लियर, फॉर्मूला क्या लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, πr²h। v कितना दिया है 8316, पाई हो गया 22/7, r दिया है आपको 21/2, स्क्वायर है इसलिए 21/2 इंटू 21/2 इंटू h। क्लियर, अब क्या करेंगे, इसको कट रहा है इसको काट दीजिए, और जो भी आएगा आपका आंसर है। देखिए 7 या 21 हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, यानी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8316 और इंटू 2, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नीचे कितना आ जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 21। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा आपकी हाइट होगी वो आंसर होगा। क्लियर, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, समझ लीजिए कैसे करना है। पहले तो एक फंडा आप याद कर लीजिए कि ये हमने नदी बना दी, ठीक है, इसका ये बहाव हो गया, और ये जो है बोट है। क्लियर, अब इसमें क्या है कि इसकी अगर हम मान लें कि शांत जल में जो स्पीड है इसकी वो मान लें u किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्ट्रीम की ये हो गई बोट की स्पीड, ठीक। स्ट्रीम की स्पीड, इसकी स्पीड कितनी मान लें v किलोमीटर पर आवर, और ये स्ट्रीम की स्पीड इसमें दे रखी है, यानी करंट की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर, यानी v की वैल्यू तो आपको दी है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब साथ में जाएंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे मतलब धारा के विपरीत तो स्पीड माइनस हो जाएगी स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड से।
ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन कैन रो 60 किलोमीटर। तो देखिए सपोज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो बहाव के साथ साथ जा रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। और इसे कितना टाइम लगा? टाइम लग गया इसको 6 घंटे, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 6 घंटे लगे और जा भी डाउन स्ट्रीम में रहा है। इसका मतलब इसकी स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस हो गई 60, टाइम हो गया 6, यानी ये कट हो गया, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर तो हो गई एस। लेकिन एस क्या है? एस बहाव के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड है, यानी u प्लस वी, ठीक है। तो s की जगह हम क्या लिख सकते हैं? u प्लस वी इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो v की वैल्यू अगर ये पुट कर देंगे तो u इज इक्वल टू कितना होगा? 10 माइनस 3, 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी स्पीड हो गई बोट की 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि देन इन व्हाट टाइम विल इट ही विल बी एबल टू कवर 16 किलोमीटर अपवर्ड, अप स्ट्रीम। यानी अप स्ट्रीम में अगर वो 16 किलोमीटर चले तो उसको कितना टाइम लगेगा? अब मान लो कि यहाँ से वो अप स्ट्रीम ऐसे चल रहा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 16 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, बट वो अप स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? u माइनस वी, यानी कि 7 माइनस 3, ये तो हो गई स्पीड, और डिस्टेंस हो गई आपकी 16, और टाइम को t ले लें तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 4, 16 अपॉन टी, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 अपॉन 4, यानी कि 4 आवर्स, 4 घंटे लगेंगे उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। क्लियर? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगली बार भी आ सकता है। A dozen pairs of socks quoted at rupees 180, मतलब सॉक्स का पेयर है 1 दर्जन और उसमें जो कॉस्टिंग लिखी है वो 180 है, और इसमें जो डिस्काउंट दे दिया 20% का, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना मिल गया? 20% ऑफ 180, तो 20 अपॉन 100 इंटू 180, 0 0 कैंसिल हो गए, 36 रुपए का डिस्काउंट मिल गया एक पेयर पे, ठीक है। यानी कि कितने का पड़ा वो? 180 में से 36 को माइनस कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, 7 4 3 7, 144, 144 रुपए के कितने सॉक्स मिले? सॉक्स पेयर कितने मिल गए? 1 डजन, डजन मतलब 12, ठीक है, 12 पेयर मिल गए। तो अब पूछा है कि 48 रुपए में कितने पेयर मिलेंगे? तो 48 यानी 48 रुपीज में कितने मिलेंगे? यानी कि 12 अपॉन 144 इंटू 48, 12 से कट कर दीजिए, 12 12 पूरा कट हो गया, 12 चौक 48, यानी कि 4 पेयर्स, ये आंसर करेक्ट है। क्लियर? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके फर्स्ट जुलाई को भी आया था एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसमें देखिए एक क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट अ प्राइस 20% हायर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। किसी भी आर्टिकल पर जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उस पर 20% एक्स्ट्रा उसने उस पर मार्क कर दिया, ठीक है, और 10% का डिस्काउंट भी दे दिया। पूछा गया कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट होगा। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला है, P% इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस डी, डी मतलब डिस्काउंट, अपॉन 100 माइनस डी, जहाँ पे R क्या है? जितना वो लगा रहा है, जितने परसेंट का वो एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है। तो हम सिंपल इसी में पुट कर दें और प्रॉफिट परसेंट निकाल लें। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, हर बार लग जाएगा। 100 माइनस 10 डिस्काउंट दिया, 100 माइनस 10,
ठीक है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। 20 इंटू 90 अपॉन 100 माइनस 10, अब देखिए 0 0 कट गया, 9 दूनी 18, 18 माइनस 10 मतलब कितना आया, 8% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 समझ लीजिए। अच्छा, ये एक चीज़ और ध्यान रखिए, पॉपुलेशन का क्वेश्चन जरूर आया है एग्जाम में, कल के एग्जाम में भी आया था और आज भी आया। कल के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन था वो भी बताते हैं और फॉर्मूला आप इसके अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं। आज का पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस बाय 5% इन फर्स्ट ईयर। पहले साल में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई 5%, अगले साल सेकेंड ईयर में 5% पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। ठीक है, 2 साल के बाद जो भी पॉपुलेशन है वो इतनी है 47880। फिर आप कह रहे हैं कि पहले कितनी पॉपुलेशन थी फर्स्ट ईयर में। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग ना ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं और बना भी सकते हैं। कैसे कि ए जो है वो आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी, आपको पी निकालना है यानी पहले की। ठीक, अब फॉर्मूला बनाने की जो बात हमने कही वो क्या है, मान लो कि फर्स्ट ईयर इंक्रीज हो रही, हो सकता है सेकेंड ईयर भी इंक्रीज हो, थर्ड ईयर भी इंक्रीज हो, 3-4 साल दे दे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर इंक्रीज होगी तो यहाँ प्लस लगाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और अगर डिक्रीज होगी तो माइनस लगाएंगे। यहाँ R1 R2 कर दीजिए आप। क्लियर? ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 रेट दे रखे हैं, तो पहला R1 है, दूसरा R2 है। पहला इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगाया है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगाया है। लेकिन अगर तीसरा साल भी होता, अगर वो इंक्रीज होता तो प्लस लेते यानी R3 कर देते। क्लियर? तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी अमाउंट जो होगा जो प्रेजेंट वाला होगा 47880 इज इक्वल टू P 1 प्लस R1 इज 5/100 और 1 माइनस R2 इज 5, लेकिन डिक्रीज है। अब इसको सिंपल आपको सॉल्व कर देना है, P की वैल्यू निकाल देनी है। 5 दूनी 10, 20, 47880 इज इक्वल टू P, ये हो जाएगा 21/20। 20 में से 1 माइनस करेंगे 19/20 और P की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, 20/21, 20/19, इसको सॉल्व कर लेना है, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए जिसमें वाकई टाइम लगने वाला है कैलकुलेशन में, तो वो क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं, लेकिन तरीका समझ लेगा, टाइम है तो आप जरूर करिएगा। हो सकता है वहाँ पे वैल्यू कुछ चेंज करके छोटी छोटी दे दें, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो कल क्वेश्चन आया वो कैसा था। देखिए 1 जुलाई को जो एग्जाम में आया था उसमें था फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन 12% इंक्रीज हो गई, सेकेंड ईयर पॉपुलेशन दोबारा इंक्रीज हुई है 15%। ठीक है, अब इसमें दिया है 2 साल के बाद की पॉपुलेशन दी है 128880। तो पहले की पॉपुलेशन निकालनी है, मतलब अब इसमें दोनों बार इंक्रीज हुई है, तो दोनों बार इंक्रीज होगी तो यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा। सिंपल यही फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 years ago the ratio of ages of सोनू एंड मोनू, ये नाम हमने ऐसे ही ले लिए हैं और हो सकता है कि डाटा भी डिफरेंट हो पर टाइप सेम है, ध्यान रखिए। सोनू और मोनू की जो 9 साल पहले, तो पहले एक सेकेंड, प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है सोनू मोनू का। चलो पहले हम मान लें प्रेजेंट एज कितनी है सोनू की, सोनू की एज हो गई 3x और मोनू की हो गई x, क्योंकि 3:1 का रेशियो दे रखा है तो 3x और x हो गई। ठीक है, अब 9 साल पहले, 9 साल पहले यानी कि तो प्रेजेंट इसमें से 9 माइनस कर दिया और इसमें से भी 9 माइनस कर दिया। एज कितनी थी 5/1, इसको सॉल्व करके x निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 5x माइनस 45। ठीक है, इसको इस साइड ले आएंगे तो -5x प्लस 3x इज इक्वल टू -45 माइनस 9। ठीक है, तो -2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगी वैल्यू, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा।
ठीक है। ओके, अब कितना आ जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 6 ये आ गया, और इधर से कैरी चला गया 36 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई 12 18 36/2, x 18 आ गया। ठीक है, तो प्रेजेंट एज पूछी है, यानी कि यहाँ पुट कर देंगे, यानी 3 × 18 और इसमें केवल 18 क्योंकि x है। 18 दूनी 36, 18 54, एक ये 54 साल का है, एक ये 18 साल का है, ये आंसर करेक्ट है। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। अब इससे पहले इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं एग्जाम में, सर्कल के क्वेश्चन, ज्योमेट्री के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, तो उनके टाइप पहले समझ लीजिए। उसमें कुछ फॉर्मूले रूल्स हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी डीसीटी और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी टीसीटी। ठीक है, अब इसमें देखिए एक सर्कल है और दूसरा सर्कल है, उसका सेंटर O है, इसका O' है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, और ये वाले जो टेंजेंट है इनको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये वाले। ठीक है, यानी अगर हम AB कर दें तो AB डायरेक्ट टेंजेंट है, और ABC यहाँ कर दें तो जो AC होगा या ये होगा यानी BD होगा, तो वो क्या होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। क्लियर। तो अब अगर इसकी लेंथ पूछी जाए तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला ये होता है d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर, और r1 r2 क्या है, इनकी रेडियस है। ठीक, ये रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 है, तो ये डायरेक्ट इसे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर पूछा जाए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और अगर पूछा जाए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछा जाए तो d² - r1 + r2 का होल स्क्वायर और सभी का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, और ये आप ये भी समझ लीजिए कि ये डायरेक्ट है और ये ट्रांसवर्स है। ठीक है, क्लियर। ओके, अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो बड़ा कौन सा होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मतलब ये बड़ा होगा इससे। वो बड़ा कैसे होगा, कम वैल्यू को माइनस किया जा रहा है तो ऑलरेडी बड़ा होगा, प्लस करके किसी चीज़ को माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, छोटी हो जाएगी वैल्यू। क्लियर। तो एक ये भी पूछ सकते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें बेस्ड हो सकता है कि अगर सर्कल कोई दिया, इस पर एक टेंजेंट दिया और इस पर एक सीकेंट बना दिया है, AB कॉर्ड उसको आगे तक किया और वो P पे ज्वाइन करता है, तो फिर आपको PT² अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है PA × PB, डायरेक्ट पुट कर देंगे और आंसर निकल आएगा। तो ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए। अगर कोई 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ABC और PQR, ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस यानी ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, अब देखिए इसके साइड का स्क्वायर अपॉन इसके साइड का स्क्वायर, इसके साइड का स्क्वायर अपॉन इसके साइड का स्क्वायर, ये लिखा, फिर इसके साइड का स्क्वायर अपॉन इसके साइड का स्क्वायर, और अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसको आपको याद करना है। फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के रेशियोज दिए हैं एरिया के। ठीक, वही चीज A1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 129, ये आ गया आपका 63504। ठीक है, क्लियर। तो आपको AB दिया है, मतलब देखिए अगर दो हमने ट्रायंगल बना लिए तो ये हो गया ABC PQR। ठीक है, तो AB यानी 2.9 दिया है, तो ये पूछा गया है। ठीक, तो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा इसका एरिया अपॉन इसका एरिया इज इक्वल टू इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर होगा, तो यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 96 अपॉन 635.04 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ²। ठीक है, और AB की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 2.912, ये आ गई वैल्यू आपकी
635.04, ठीक है, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा दीजिए और ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए 2.9 और पी क्यू यहाँ आ जाएगा। क्लियर? अब इन दोनों का स्क्वायर रूट आप ले लीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। पहले स्क्वायर रूट लीजिएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर है। क्लियर? पूरे स्क्वायर रूट इसके निकल आएंगे, पूरे निकल आएंगे। मुझे लगता है ये तो 36 का होता है और ये 252 का होता है, ठीक है, और ये पूरे कैंसिल भी हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पहले इसके स्क्वायर रूट निकालिएगा, फिर 2.9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है और इन ट्राइंगल बी सी दिया है 5.4। देखिए ट्राइंगल है ABC, BC दिया है 5.4, XY पैरेलल है BC के, ये X मान लिया, ये Y ले लिया, AB 7.2 दिया है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 7.2 दी है और BX 3 दिया है। BX का मतलब ये वैल्यू जो 3 दी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब पूछा क्या गया आपसे, XY ये डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है समझ लीजिए, पहले आप ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, x से निकालिए। तो x से कितनी होगी, AB में से 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। AB कितना है 7.3 से 7.2 से 3 माइनस किया तो 4.2 हो गई AB, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, दिस बाई टोटल, मतलब 4.2 अपॉन, एक बार ये ट्राइंगल ले रहे हैं एक बार पूरा ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस अपॉन ये टोटल यानी कि 7.2, ठीक है, इजिकल टू, देखिए ये डिस्टेंस ली यानी कि छोटे वाले ट्राइंगल की साइड ली, तो अब ये लेना पड़ेगा XY अपॉन ये डिस्टेंस, ठीक। इसको सॉल्व करके XY की वैल्यू निकाल लीजिए, आप क्या आ जाएगी, XY इजिकल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 इंटू 5.2 अपॉन 7.2, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 समझिए, दो सर्कल दिए हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक की रेडियस 49 है दूसरे की 16 है, तो कॉमन टेंजेंट यानी कि इसकी लेंथ निकालनी है। तो ये फॉर्मूला होता है 2r1 इंटू R2 और R1 दिया है आपको 49 इंटू 16, मतलब 2 इंटू इसका हो जाएगा 7 इंटू 4 यानी कि 4 दूनी 8, 56 आंसर आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया और 8 सत्ते 56 हो गया। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इजी क्वेश्चन दिया है और एग्जाम में इतना इजी है, हर बार कल भी पूछा गया था ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है। इतनी इनकम है, बढ़कर इतनी हो गई तो कितने परसेंट बढ़ी, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इंक्रीज परसेंटेज निकाल रहे हो आप इनकम का, तो 50,000 में से 25,000 माइनस कर देंगे, बड़ी कितनी प्रीवियस वैल्यू यहाँ नीचे आएगी, इंटू 100 कर देंगे, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 समझिए, इक्वेशन वाला क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी पूछा गया है। इसमें देखिए दो इक्वेशन दिए हैं, x प्लस 2y इजिकल टू 13, 4x प्लस 8y इजिकल टू 15। तो ये कहाँ पे किस पॉइंट पे कट होंगे, ये किस पॉइंट पे मिलेंगे, ये पूछा गया है। आपको कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी। कंडीशन क्या है, देखिए अगर हम a1, देखिए कोई भी इक्वेशन हो, ax प्लस by प्लस c, यहाँ पे a1x प्लस b1y इजिकल टू c1, ठीक है, और a2x प्लस b2y इजिकल टू c2। क्लियर? तो a1, ये दो इक्वेशन दिए मान लो, ठीक, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो एक ही सोल्यूशन होगा, उसको कहेंगे यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक होगा, ओनली वन, ठीक है।
और अगर ये दोनों आपस में A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, ठीक है, तब क्या होगा, ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी दोनों। ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर लाइन हो जाएंगी, तो उसमें कोई कट नहीं आएगा, ठीक है। और तीसरा केस क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसमें क्या बनेगा, इनफाइनाइट लाइंस, इनफाइनाइट पॉइंट्स बनेंगे, पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि ये तो कहीं पर एक कट करेगी, तो जहां पे कट करेगी उसके कोऑर्डिनेट, इसमें क्या है, दो लाइनें पैरेलल होंगी, तो ये पैरेलल होंगी तो कभी मिलेंगी ही नहीं, यानी कहीं भी कट नहीं करेंगी। और थर्ड कंडीशन है कि इनफाइनाइट मतलब एक के ऊपर ही एक लाइन होगी, यानी कोइंसाइड होगी, तो एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें इसमें कौन सा लगेगा। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो आपको ए लेना है, यानी कि क्वेश्चन में अब देख लें, A1 आपको दिया है A1 अपॉन A2 डायरेक्ट 1 अपॉन 4, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 8, ये 1 अपॉन 4, ठीक है। C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 50, दिस बाय दिस। तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल हो गए, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा, ये लाइन पे कट ही नहीं होंगे, यानी कि आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन, ठीक है। तो कभी कट नहीं होंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस बन जाएंगी, नो कट, क्लियर। तो ये कंडीशन आपको बता दी है, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन में यूनिक सोल्यूशन बन रहा था, एक पॉइंट निकालना था, ठीक है। एक पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वही उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, वही आंसर होगा, क्लियर। तो कल किया भी था सॉल्व, देख लीजिएगा पीछे वाला वीडियो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सेक्टर ABC, ABC एंगल कितना है सेंट्रल 45 डिग्री, O इज सेंटर, ये O हो गया, प्रोड्यूस AB2 D, चलो D ले लिया, एक्सटीरियर एंगल बताना है CBD, ये एंगल बताना है, ठीक है। तो आप ये समझ लो, कल हमने आपको बताया था कि एक सर्कल है, उसके सेंटर पे जो एंगल बनता है ये इसका हाफ होता है। अगर ये x है तो ये x/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये x डिग्री है तो ये x/2 डिग्री हो जाएगा। तो अभी इसमें देख लें अगर कि इस सर्कल को, इसको सर्कल बना दे पूरा, क्योंकि ये चीज़ बड़ी है तो सर्कल बड़ा जाएगा, यहाँ तक कहीं जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको अलग बना लेते हैं, देखिए ये 45 है, ये बना दिया, तो ये इसका हाफ हो जाएगा 45/2, ठीक है। ये 45/2 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब इसमें ये चीज़ देखिए, ये हो गई और इसमें ये मिलाना था, ये एंगल बताना है, ये एंगल आपस में एक्सटीरियर एंगल है, बराबर होते हैं, ये भी 45/2 हो जाएगा, यही आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। ज्योमेट्री जरूर अच्छे से लर्न करके जाइए, मतलब रिवीजन करके जाइए, और साथ में सर्कल के क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा सारे फॉर्मूले के साथ, ठीक है। 18 क्वेश्चन है, 2 आर्टिकल्स सेलिंग प्राइस सेम, अच्छा ओके। देखिए इसमें देखिए दो तरह के क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आज जो आया है वो क्या आया है, 2 आर्टिकल को सेम प्राइस पर बेचा गया, एक को 20% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 20% लॉस पे बेचा। अब पूछा गया है कि कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा होल ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह का जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा ध्यान रखिए,
इफ सेलिंग प्राइस इज सेम, अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो हमेशा लॉस होगा। वो कितने परसेंट होगा? एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 100%। ठीक है, आर क्या है? जितने परसेंट पे बेचा गया, 20 का स्क्वायर अपॉन 100%, यानी 20 गुणे 20 अपॉन 100, 4% का लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे, हो सकता है कल के एग्जाम में आ जाए। सेलिंग प्राइस की जगह क्वेश्चन सेम रखें, यहाँ पे कर दें कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन है कि अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, बाकी क्वेश्चन सेम वही, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कह रहा है इफ मैन, अच्छा ऐसा क्वेश्चन जरूर आया एग्जाम में, टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन आ रहा है, साथ में चेन रूल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सिंपल आप ऐसा क्वेश्चन लगा सकते हैं, डाटा चेंज हो सकता है लेकिन टाइप सेम है। M1 इज 15, T1 इज 9, D1 इज 16। पहली लाइन वाले सारे 1। ठीक है, M1 D1 T1। नेक्स्ट लाइन में इन हाउ मेनी डेज, D2 निकालना है और M2 दे रखा है 18 और टाइम दे रखा है T2 8। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम बना लेंगे। चेन रूल था हमारा M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2। वैल्यू डायरेक्ट पुट करिए, 15 इंटू 9 इंटू 16 इज इक्वल टू 18 इंटू 8 इंटू D2। अब आपको D2 निकालना है तो क्या करेंगे, यानी कि 15 इंटू 9 इंटू 16 अपॉन 18 इंटू 8। इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। क्लियर? इसका मतलब कि जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं, मिक्सचर के भी क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं कि दूध की कॉस्टिंग दी है, साथ में उसमें कितना पानी मिलाएं कि उसकी कॉस्ट हो जाए। बता, ऐसा कुछ है, कुछ डाटा मिल नहीं पाया हमें। ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा हिंट दिया था कि भाई इस टाइप का एलिगेशन मिक्सचर के क्वेश्चन आ रहे हैं, दूध में पानी मिला रहे हैं या कोई अल्कोहल ले रहे हैं, उसमें कुछ स्प्रिट मिला रहे हैं। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन हमें और मिलेंगे वो सारे हम कल वीडियो अपलोड करेंगे और रिवीजन करिएगा अच्छे से। और जितने भी डाटा है वो डिफरेंट हो सकता है, टाइप सेम है क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों ने भेजे। एक बार फिर से सभी को थैंक यू जिन्होंने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।